Continuing with the chapter market, some questions which have already come in past paper, we'll be discussing them today. In which market average revenue curve shows two types of elasticity? So in oligopoly market, you have seen that there is a kinked demand curve. So ऊपर वाला कर्व एक फ्लैटर कर्व है और नीचे वाला उसका पार्ट एक स्टीपर कर्व है. तो दो तरह की इलास्टिसिटी ओलिगोपोली में होती है. जस्ट टू शो यू द डायग्राम, देखो वो कैसे दिखता है. ओलिगोपोली का किंग डिमांड कर्व होता है और दो तरह की इलास्टिसिटी दिख रही है. देखिए आप, ऊपर वाला फ्लैटर पार्ट है, वहाँ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड नीचे वाला स्टीपर पार्ट है ओलिगोपोली में. आफ्टर दैट किंग, आफ्टर दैट एक ब्रेक लगा कि ऐसे जाके फिर नीचे एकदम स्टीप हो जाता है. तो ओलिगोपोली में एक ही डिमांड कर्व में दो इलास्टिसिटी है, flatter curve also and steeper curve also, and this happens only in oligopoly. So in which market AR curve shows two types of elasticity? So answer is in oligopoly. Point number 16, few close rivals किस टाइप के मार्केट में होते हैं? तो few close rivals ओलिगोपोली में होते हैं. फ्यू सेलर्स हम ओलिगोपोली में बोलते हैं कि देयर आर फ्यू सेलर्स इन ओलिगोपोली. बेस्ट एग्जांपल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोली OPEC, दैट इज अग्रीमेंट. देखो कुछ फर्म्स जो होती हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो कार्टेल बना लेती हैं एंड सब मिलके एक प्राइस डिसाइड कर लेती हैं और उस प्राइस से नीचे नहीं जाने देते. मैं एग्जांपल देती हूँ कि मे बी गल्फ कंट्रीज जो कि ऑयल सप्लाई करती हैं, अब मेजर वर्ल्ड का ऑयल वहीं से यदि आ रहा है तो वो डिसाइड कर लेंगे कि इससे कम प्राइस में हम ऑयल बेचेंगे ही नहीं. और सबको चाहिए वो ऑयल तो अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, व्हाटएवर इट इज. तो फिर वो एक अग्रीमेंट में आ जाती हैं कि हम फ्यू सप्लायर्स ही हैं और इससे कम में हम नहीं बेचेंगे. अंडर ओलिगोपोली फर्म्स कंट्रोल ओवर प्राइसेस सब्जेक्ट टू कॉम्पीटिंग फर्म स्ट्रैटेजीज, कि आपकी फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्पीटिंग फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, उसके ऊपर मैं प्राइस डिसाइड करूंगी. विच इज ओलिगोपोली मार्केट? उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए एग्जाम में, आपको चूज करना है टबैको, व्हीकल, राइस या रेडीमेड गारमेंट. तो इसमें व्हीकल का हम बोलेंगे कि देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ व्हीकल्स व्हिच यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स. सो oligopoly market, vehicle is the example of oligopoly market. जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में जाते हैं. रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इज इन परफेक्ट कंपटीशन, नॉट इन ओलिगोपोली. यदि आपको याद हो तो हम परफेक्ट कंपटीशन में ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और ये आपका डिमांड कर्व था, वे प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. and this is a parallel line, that is जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल है टू एक्स एक्सिस एंड इट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल ऐसा स्लीपिंग लाइन होता है, स्टैंडिंग लाइन इज वर्टिकल लाइन. ऑल आर ओलिगोपोली फीचर्स. क्या क्या? फ्यू सेलर्स ओलिगोपोली में होता है, ग्रुप बिहेवियर ओलिगोपोली होता है, ग्रुप बिहेवियर बिटवीन सेलर्स एंड नॉन प्राइस कंपटीशन. प्राइस कैसी होती है ओलिगोपोली में? इट इज स्टिकी, इट इज रिजिड, बहुत जल्दी से वो चेंज ही नहीं होती. इन ओलिगोपोली बहुत स्टिकी प्राइस रहती है, इट्स रिजिड. एंड किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का पॉल स्वीजी ने फाइंड आउट किया था. ये नाम आपको इन इकोनॉमिस्ट का याद रखना पड़ेगा. स्वीजी फाउंड किंग डिमांड कर्व. A firm under dash cannot have sure and definite demand curve. Sure and definite demand curve होता ही नहीं है. ओके वो तो एक तरफ कैसा है, दूसरी तरफ एक तरफ फ्लैटर है, दूसरी तरफ स्टीप है. श्योर एंड डेफिनेट डिमांड कर्व ओलिगोपोली में नहीं होता है. बाकी सब डिमांड कर्व या तो परफेक्टली इलास्टिक है या फिर एक ही डिमांड कर्व है, दो बार वो इलास्टिसिटी चेंज नहीं कर रहा, वो सिर्फ ओलिगोपोली में ही होता है.
ओके, प्राइस लीडरशिप दैट इज एक जना फॉलो करे, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो प्राइस बनाए और बाकी लोग फॉलो करे. प्राइस लीडरशिप इज अ फॉर्म ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली. एज पर द किंक डिमांड कर्व, द किंक इज फॉर्म एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. ये जो किंक है ना, ये देखो, ये डिमांड कर्व है ओलिगोपोली का, और ये जो किंक है इधर, this is formed at prevailing market price. The demand curve below the kink is, ये elasticity less than 1 है, तो this is less elastic, this is steeper. ठीक है, above the kink it is more elastic, it is flatter. और ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार समझने के पास ध्यान भी रखना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 27, kink in oligopoly demand curve explains rivalry reactions in oligopoly and price rigidity. वो kink है, यदि ये kink है तो ये क्या दिखा रहा है आपको? Kink is explaining rivalry reactions in oligopoly, and it is also explaining, kink shows price rigidity, that is बहुत जल्दी price यहाँ पे change नहीं होती because the price is sticky here. Kink demand curve is also called indefinite demand curve. ये kink का दूसरा नाम भी तो पूछ सकते हैं ना वो एग्जाम में. तो kink demand curve is also known as indefinite. Kink demand curve is also known as indeterminate demand curve. Kink demand curve is also known as indeterminate demand curve. In oligopoly, if one firm decreases the price, others also follow. मतलब लीडर ने प्राइस कम की, अदर्स विल फॉलो. बट यदि किसी ने इंक्रीज कर दी प्राइस, इफ वन फर्म इंक्रीजेस द प्राइस, अदर्स वोंट फॉलो. ये ओलिगोपोली में ही होता है. विच इज अ मिथ मार्केट, मतलब वो सच में नहीं होता, मिथ मार्केट है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स having perfect knowledge of the market, perfect substitutes, homogeneous products, तो ये मिथ मार्केट बोला जाता है. मिथ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था. डुओपोली, जैसे तुम बोलते हो ना डुओ सिम मोबाइल, उसमें 2 सिम होते हैं ना, तो डुओपोली में क्या है? देयर आर 2 sellers. In duopoly there are 2 sellers, large number of buyers. Then bilateral monopoly क्या होता है? एक ही सेलर है. मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर होना जरूरी है, बायर भी एक ही है. तो बायलैटरल मोनोपोली क्या हुआ? 1 सेलर and 1 buyer is bilateral monopoly. It's a combination of monopoly and monopsony. monopsony क्या होता है? 1 single buyer market. जैसे जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मोनोप्सोनी का 1 single buyer market. मोनोप्सोनी में क्या होता है? देखो, हो सकता है कि किसी को टैंक, यदि मान लो किसी और कंट्री से वॉर है और आपकी कंट्री को टैंक्स खरीदने हैं, ठीक है, व्हाटएवर, तो वो तो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही खरीदेगी ना. सो दैट इज 1 सिंगल बायर मार्केट, तो उसमें मोनोपोली हो जाएगा. तो सिंगल सेलर इज मोनोपोली एंड 1 सिंगल बायर है, वो सारा प्रोडक्ट्स वो ही खरीद रहा है, तो दैट इज मोनोपोली. नाउ ओलिगोपोली, फ्यू बायर्स मार्केट. देखो, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू बायर्स होते हैं. तो ये सब नए टर्म्स है आपके लिए, इसको हमको ध्यान रखना है. डुओपोली 2 सेलर्स, ठीक है. बायलैटरल मोनोपोली 1 सेलर 1 बायर. It is a combination of what 2 things? Monopoly and monopsony. Monopsony, 1 single buyer in the whole market. Oligopsony, few buyers in the market. चलो, अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं हम. Any market in short run, देखो लॉन्ग रन नहीं बात कर रही हूँ, शॉर्ट रन बात कर रही हूँ. Any market in short run can have सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. वो एग्जाम में पूछ सकता है.
शॉर्ट रन में कौन से 3 तरह का प्रॉफिट हो सकता है? तो आपका आंसर होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस. एंड ड्यू टू विच कर्व कैन यू डिटरमाइन कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यू विल सी द पोजिशन ऑफ विच कर्व एंड डिसाइड कि क्या हो रहा है. तो यू विल सी द पोजिशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व. यदि तुम्हारा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, जितना सेल कर रहे हो उससे ज्यादा है, तो लॉस ही होने वाला है ना तुमको. तो फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू टेक केयर इज when average cost is greater than average revenue, it is loss. Second formula, if average cost is below the price line, average cost नीचे price line के नीचे है, तो it is super normal profit. मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगी ये. And if average cost is tangent to average revenue, it is normal profit. ये 3 points मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. आप ध्यान रखो, यदि आपका एवरेज कॉस्ट आपके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है तो ये लॉस है. एवरेज कॉस्ट बिलो द प्राइस लाइन है तो सुपर, प्राइस ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट नीचे है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. टैंजेंट है, एवरेज कॉस्ट इज टैंजेंट टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, इट इज नॉर्मल प्रॉफिट. टैंजेंट क्या कहते हैं? टच करके. जैसे यदि मैं बजट लाइन बोलूं, ये बजट लाइन है और ये मेरा आइसोकॉन्ड आईसी है. यदि मैंने ऐसे बनाया है, ये लाइन को टच करते हुए जा रहा है, तो दिस इज टैंजेंट टू द कर्व. तो एवरेज कॉस्ट टैंजेंट टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो नॉर्मल प्रॉफिट है. एंड ये ध्यान भी रखना है क्योंकि ऑप्शन में यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको सब एक समान दिखेंगे एग्जाम में. टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से बड़ा होता है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है तो नॉर्मल प्रॉफिट है. एंड जब टोटल कॉस्ट बड़ी हो जाती है टोटल रेवेन्यू से, तो इट इज अ लॉस सिचुएशन. परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में. अब हम इसके डायग्राम देख रहे हैं. यदि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करना है तो अभी हमने देखा कि मेरा रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए और मेरा कॉस्ट नीचे होना चाहिए. परफेक्ट कंपटीशन में यदि मैं डायग्राम भी बनाऊंगी परफेक्ट कंपटीशन का, सबसे पहले ये लाइन आ जाएगी, दैट इज दिस वन, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. ये मेरी प्राइस लाइन है. ठीक है. अब मुझे पता है कि मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे होना चाहिए ना इससे, तो एवरेज कॉस्ट का मैंने यहाँ पे प्लॉट किया. ये देखो, ये मेरा एवरेज कॉस्ट इज बिलो द प्राइस लाइन, नहीं तो प्रॉफिट होगा कैसे? एंड हमेशा याद रखो, हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे उसको काटते हुए जाता है ऐसे. ठीक है. MC कर्व कट्स AC कर्व फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम बिलो. तो यदि मैं मार्किंग करना चाहूँ तो मैं कॉस्ट एरिया मेरा कौन सा होगा, प्रॉफिट एरिया मेरा कौन सा होगा? देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट विल बी बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व. यहाँ पे भी देखो ना, ये प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR है, ये एवरेज कॉस्ट है. इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से तुम्हारा MC कर्व कट के जाएगा. तुम ये भी देखो कि ये लाइन जो ये बनेगी इससे पहले ही MC काट के चला जाएगा क्योंकि AC उससे पहले ही आ गया. ठीक है. तो ODEX फॉलो करो, ODEX, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है कि ये वाला जो पोर्शन है ODEX, दैट इज माय टोटल रेवेन्यू. तो इसमें से मेरी कॉस्ट कितना और मेरा प्रॉफिट कितना है? प्लीज फॉलो OYAX. OYAX इज माय टोटल कॉस्ट. तो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, DEAY, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एरिया हो गया. तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? व्हेन MC इज इक्वल टू MR. यहाँ पे ये देखो MR है. व्हेन MC इज इक्वल टू MR, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो. ये MR कर्व है, MC कर्व विल ऑलवेज कट MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान रखनी है क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो आपको ध्यान होना चाहिए व्हेन MC इज इक्वल टू MR and when MC curve cuts MR curve from below.
यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो हमेशा ध्यान रखो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR जो लाइन है, तो प्राइस हमेशा ऊपर रहेगा और एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा नीचे रहेगा, तभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे रहा। फिर ये भी याद रखो एवरेज कॉस्ट कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर नीचे से आके मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको काट के जाता है। So this was a diagram of your perfect competition in short run. अब बात करते हैं perfect competition। अभी जस्ट हमने बात किया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? देखो परफेक्ट कंपटीशन है मतलब आपका प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, ठीक है, वो है एवरेज कॉस्ट कर्व। जब अब बात आती है टेंजेंसी की, in normal profit average cost is tangent to your average revenue curve। ये जो average cost curve है ना is tangent to your average revenue curve, ठीक है। तो ये देखो इसको यहाँ टच करके जा रहा है एंड हमको तो ये बात पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने लोएस्ट पॉइंट से काटते हुए जाता है। तो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो होगा हमको नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा तुमको? व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जब भी AC कर्व इज टेंजेंट टू योर AR या MR कर्व दिख रहा है उस समय नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए ऊपर गैप जरूरी है, प्राइस ऊपर होना चाहिए AC कर्व के, बट यहाँ पे टैंजेंट है इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब होगा? देखो जब प्राइस नीचे आ जाएगी और एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर चला जाएगा, तो शॉर्ट रन में लॉस इन परफेक्ट कंपटीशन। आप देखिए परफेक्ट कंपटीशन में मैं वापस बोल रही हूँ, व्हेन योर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट बड़ी है रेवेन्यू से तो लॉस ही होगा ना, और क्या होने वाला है। बट अभी देखो सबसे पहले हमने ये बनाया प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR because it is perfect competition, this line has to be parallel to x axis and a horizontal line in perfect competition। अब कॉस्ट इसके ऊपर है मतलब तुम चार्ज कम कर रहे हो और तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस के ऊपर हो गया। यदि तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखोगे तो प्लीज याद करो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तुम्हारी प्राइस ऊपर थी और तुम्हारा एवरेज कॉस्ट नीचे था। ध्यान दो इधर, यहाँ पे ये देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखो आप, यहाँ पे आपकी प्राइस वाली लाइन ऊपर है और एवरेज कॉस्ट नीचे है, तभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। जो मार्केट में बेच रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए और खुद की कॉस्टिंग कम होनी चाहिए, तभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बट नाउ कम एंड सी दिस लॉस का सिचुएशन, लॉस में कॉस्ट ऊपर जाएगी और तुम्हारा प्राइस नीचे आ जाएगा, दैट इज लॉस का सिचुएशन। तो परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो हो गया तुम्हारा लॉस। अब प्राइस नीचे है, आप देख लो कि ये प्राइस नीचे है, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR और एवरेज कॉस्ट ऊपर है। ये रहा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एंड एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां से आके तुमको मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो दिस, अब ये वाला जो एरिया है ये तुम्हारा लॉस एरिया होगा, ये सारा तुम्हारा लॉस एरिया। तो MC कर्व ऑलवेज कट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम, ये बात ध्यान रखने की। एवरेज कॉस्ट कर्व को MC कर्व काटेगा ऑलवेज एट इट्स मिनिमम। यदि एवरेज कॉस्ट ऊपर है एंड प्राइस नीचे है, इसका मतलब ये लॉस है। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की इन शॉर्ट रन कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी देख सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी देख सकते हो, लॉस भी देख सकते हो इन शॉर्ट रन। In long run, a perfectly competitive market can earn only normal profit because of free entry and exit of firms। Long run में आपको normal profit ही मिलने वाला है, because ज्यादा profit होगा तो और firms आएंगी and loss होने लगा तो firms निकल के जाएगी। तो basically
वो नॉर्मल प्रॉफिट पे ही रहेगा, क्योंकि बहुत प्रॉफिट देख के और फर्म्स आएंगी तो उनको वापस से प्राइस गिरानी ही पड़ेगी टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन लॉन्ग रन यू सी ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। परफेक्ट लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉसेस होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इट इज शॉर्ट रन में तीनों हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में इट इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर, परफेक्ट कंपटीशन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट काट के गया। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज बिलो द प्राइस लाइन द फर्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्राइस से नीचे है तब तक आप प्रोड्यूस करोगे। बट इफ एवीसी कर्व इज टैंजेंट टू द प्राइस लाइन इट इज अ शटडाउन पॉइंट। दैट इज तुम फिक्स कॉस्ट तो एक बार जाने दो, तुम अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके आगे मतलब जैसे मान लो कि तुम पेन बनाने वाली फैक्ट्री हो, तो पेन बनाने के लिए मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगेंगे। मान लो वो सब 5 रुपीज का बैठ रहा है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट, एक बार रेंट वगैरह, इंश्योरेंस फैक्ट्री का, वो सब तो जाना ही दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 5 रुपए लग रहा है और तुम फिक्स कॉस्ट को तो इंक्लूड भी नहीं किया अभी तक, तुम्हारे पेन की सेलिंग प्राइस 4 रुपए। बंद करो फैक्ट्री, because your average variable cost curve is tangent to the price line. Now it is a shutdown point. If average variable cost curve is over the price line, can't cover both variable and fixed cost. AVC curve is over the price line, मतलब ना तो तुम फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहे हो ना तो तुम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हो। ये देखो, यदि तुम्हारा प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व ये दिख रहा है, इट इज टैंजेंट टू योर एआर कर्व। व्हेन एसी इज टैंजेंट टू प्राइस लाइन, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व इज टैंजेंट टू योर प्राइस लाइन, इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। We will produce till the firm can cover its variable cost. If it can't cover its variable cost also, shut down the firm. Fixed cost तो छोड़ो, तुम यदि अपनी वेरिएबल कॉस्ट मतलब मेरा मटेरियल, मेरा लेबर, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके 5 रुपए लग रहा है पेन बनाने का, लेकिन मेरी उसकी सेलिंग प्राइस 5 नहीं 6 रुपए है। आई मीन सॉरी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है, बट मेरी सेलिंग प्राइस, my selling price is 4 rupees. When my variable cost is also higher than my revenue, that is selling of 1 pen, I should shut down. If a firm can't cover its variable cost also, shut it down. Perfect competition operates at optimum capacity. जो ऑप्टिमम कैपेसिटी हो सकती है, आपकी फैक्ट्री एक दिन में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, कर रही है, तो परफेक्ट कंपटीशन ऑलवेज ऑपरेट्स एट ऑप्टिमम कैपेसिटी। मोनोपोली, आपकी फर्म मोनोपोली है, मतलब आप सिंगल सेलर हो, तो आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं, 6,000 ही करोगे, सो दैट या 6-7 वॉट एवर इट इज, बट फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करोगे, बिकॉज आपको प्राइस मेंटेन करके रखनी है। मोनोपोली ऑपरेट्स बिलो मैक्सिमम कैपेसिटी। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हैज आइडल कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मतलब 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी 6,000, 7,000, 8,000 ही कर रहे हो, आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर कैपेसिटी करते हो इन मोनोपोली कॉम्पिटिशन। हियर देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, there is an idle capacity in monopoly, there is an idle capacity or excess capacity in monopoly, whereas in perfect competition factory operates on optimum capacity. ये भी MCQ में आ सकता है। Monopoly in short run can have supernormal profits, normal profits and losses. देखो अभी परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी, उसमें मैंने क्या बोला था, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा। अब मोनोपोली की बात कर रहे हैं, मोनोपोली शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है, शॉर्ट रन में मोनोपोली लॉस भी कर सकता है। तो लॉन्ग रन में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लंबे समय में भी कौन सी ऐसी मोनोपोली है जो लॉस करेगी ना,
तो ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों। मोनोपोली शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉस, वेरएज मोनोपोली लॉन्ग रन में या तो नॉर्मल प्रॉफिट करेगा या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। यहाँ लॉस नहीं लिखा है मैंने, और ये आपके ध्यान देने की बात है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज डिसकंटिन्यूअस इन ओलिगोपोली। वापस से ओलिगोपोली का बात करते हैं। देखो जनरली प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। उसके बाद मोनोपोली में हमने नीचे गिरते हुए देखा। मोनोपोली में हमने उसको कैसे देखा, ये एआर देखा हमने, एमआर इसके नीचे देखा। बट ओलिगोपोली में आपको याद दिलाती हूँ, एमआर कर्व होता ही नहीं है, एमआर कर्व इज डिसकंटिन्यूअस, और जो एआर कर्व होता है वो भी किंग्ड डिमांड कर्व होता है इस तरह से एआर, एंड एमआर होता ही नहीं है। तो एमआर कर्व डिसकंटिन्यूअस मतलब होता ही नहीं है, कहां पर, ओलिगोपोली में। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अपवर्ड पार्ट जो है इसका देखो कैसा है, देखो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ऑल्दो ये दिख रहा है एक हॉकी स्टिक की जगह जैसे है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, यू शेप। अब शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, यदि मैं डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों बना दूं तो ये डिमांड कर्व का शेप है, ठीक है, और ये सप्लाई कर्व। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ऊपर का एरिया, द अपर पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व लुक्स जस्ट लाइक सप्लाई कर्व। ये यदि सप्लाई कर्व है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ऊपर वाला पार्ट इज जस्ट लाइक सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड पार्ट, ये वाला। तो वो पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ऊपर का पार्ट कैसे दिखता है, तो आंसर है जस्ट लाइक योर सप्लाई कर्व। Remember that in monopoly market, slope of MR curve is twice that of AR curve. Monopoly हम बोलते हैं AR MR। तो क्या ध्यान रखना है, इन मोनोपोली मार्केट जो स्लोप है MR कर्व का, MR फास्ट गिर रहा है, ठीक है, the slope of MR curve is twice that of AR curve. In which market? In monopoly market. अब मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, इलास्टिक मार्केट एंड इन इलास्टिक। हायर प्राइस जहां पे आप प्राइस बढ़ा दो तो भी वो लोग वो सामान खरीद के जाएंगे, बिना उसके जाएंगे नहीं। तो इन इलास्टिक है यदि डिमांड, तो ऐसे मार्केट में चार्ज हायर प्राइस, ठीक है। बट यदि इलास्टिक है तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो वो लोग बिना सामान के चले जाएंगे। तो इलास्टिक मार्केट में लोअर प्राइस कैन बी चार्ज। यदि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दो अलग अलग मार्केट्स में मैं दो अलग अलग रेट्स में अपना सामान बेच सकती हूँ, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इलास्टिक मार्केट है उसमें लोअर प्राइस चार्ज करना, जो इन इलास्टिक मार्केट है वो पैसे दे, मतलब वो बिना प्रोडक्ट के नहीं जाएंगे, दे देंगे पैसे, तो हायर प्राइस चार्ज करना। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखो, MR is equal to AR into E minus 1 upon E। E क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यदि E is equal to 1 तो MR will be 0, बट यदि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR is positive, एंड इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR is negative। ये तीनों ध्यान रखना, और फॉर्मूला भी ध्यान रखना, बिकॉज इट इज एग्जाम इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, इफ E equal to 1 MR 0, if E is greater than 1 MR positive, if E is less than 1 MR is negative। मार्केट में हम बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड भी होता है, सेक्युलर पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, व्हेन सप्लाई कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, यू कांट चेंज योर प्लांट एंड मशीनरी इन दिस पीरियड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है ना, थोड़ा मटेरियल चेंज कर लूंगी, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स फैक्टर को चेंज करना है, जितना टाइम नहीं है इधर। बट इन लॉन्ग पीरियड मार्केट supply can be increased, can change your plant and machinery also in long period, but in very long or secular period all factors of production can be altered. That is, you can say that in very long period
all factors of production can be altered. So in very long period, all factors of production become variable. That is सब change हो सकता है. Spot market क्या होता है? Goods physically traded in spot market. Physical place है वहाँ पे आप goods trade कर रहे हो. Future market involve contract of future date. Example shares. आगे के डेट पे हम बेचेंगे इस प्राइस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर मार्केट. अच्छा, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? जो कि कुछ रूल्स के अंदर उनको काम करना होता है, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है वर्क करने का, और उस डिसिप्लिन के अंदर ही इनको काम करना होता है. तो दैट इज सेबी, स्टॉक एक्सचेंज. तो ये सेबी को हम सेबी किसके अंदर आता है? अंडर द रेगुलेटेड मार्केट. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था चिल्ड्रन फॉर योर एग्जाम ऑल्सो.